तो बच्चों, नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो बता देते हैं कि हमारी जो प्लेलिस्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र, उसकी बन चुकी है और उसमें डेली वीडियो अपलोड भी हो रही है, तो आप उन्हें भी देखिए। अब आ जाते हैं समष्टि अर्थशास्त्र पर। समष्टि अर्थशास्त्र हमने इसलिए चालू कर दिया है क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र अगर आप एक साथ पढ़ेंगे तो आपको जल्दी भी रिविजन हो जाएगा इस चीज का और आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर से हम पूरा समझाएंगे, पूरा एक चैप्टर इसी वीडियो में होने वाला है। तो पार्ट फर्स्ट मतलब पहले चैप्टर में क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। पहले तो इसका अर्थ बताना पड़ेगा। आपने ये पढ़ा होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या बताया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे पैमाने पर अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र में बड़े पैमाने। अब भी समझ नहीं होगा तो मैं बताऊं व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक परिवार, एक फर्म या फिर एक किसी रोजगार का अध्ययन, मतलब किसी एक चीज का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन जिसके अंदर कर दिया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय आय, कुल बचत, कुल रोजगार या फिर जितने भी हैं बड़े पैमाने पे, वह सब समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें यही बोला गया है, समष्टि अर्थशास्त्र एक ऐसा अर्थशास्त्र है जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था, ठीक है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समूह जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय व्यय, कुल बचत, कुल रोजगार। अब ये छोटे स्तर की तो है नहीं कि भाई कुल राष्ट्रीय आय 2 मिनट में निकाल लेंगे, बड़े पैमाने पर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि पूरे राष्ट्र की आय मतलब कि पूरे भारत, मान लीजिए भारत के अंदर कितने लोग कमा रहे हैं तो वह पूरे राष्ट्र की आय ज्ञात करना, राष्ट्र का व्यय कितना हो रहा है, टोटल कितना खर्चा हो रहा है, कुल बचत कितनी निकल रही है, कुल रोजगार कितना निकल रहा है, तो ये पूरा संपूर्ण के अंदर किया जाता है। यह सामान्य कीमत स्तर, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। तो बच्चों, इसके बाद आती है इसकी परिभाषा में प्रोफेसर चैम्बरलिन के अनुसार बताएंगे क्योंकि ये बहुत ही इजी है। तो इनके अनुसार क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र कुल संबंधों का अध्ययन कराता है, मतलब कि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन कराता है। तो इसमें बस इतना ही है परिभाषा में। उसके बाद आता है समष्टि आर्थिक चर, या ये भी बोल सकते हैं कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। मेरे हिसाब से तो एमसीक्यू बेस्ड ही बोलेंगे क्योंकि ये ज्यादातर एमसीक्यू इसके पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछ लेंगे राष्ट्रीय आय मतलब किसके अंतर्गत आती है, तो ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है। राष्ट्रीय व्यय, बचत, कुल विनियोग, मतलब राष्ट्रीय आय कितनी आय, राष्ट्रीय व्यय कितना मतलब व्यय हो रहा है, बचत कितनी हो रही है, कुल विनियोग कितना हो रहा है, विनियोग मतलब निवेश, कुल रोजगार कितना है, कुल उत्पादन कितना है, कुल उपभोग कितना है, सामान्य कीमत स्तर, समग्र मांग, समग्र पूर्ति, व्यापार चक्र। ये जो आते हैं ये एमसीक्यू में से आ जाते हैं। मेरे हिसाब से तो इन्हें पढ़ ही लेना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और अगर एमसीक्यू में आए या ना आए आपको इसे लिख के आ जाना है, इससे नंबर मिल जाते हैं। वैसे मेरे हिसाब से एमसीक्यू इनमें से एक आध बनेगा जरूर। अब चलते हैं इसके आय के चर पर। तो बच्चों, आ गए हैं हम आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चों को डायग्राम के साथ भी समझ नहीं आता, तो इसके जो है हम द्विक्षेत्रीय, त्रिक्षेत्रीय और जो 4 क्षेत्रीय मॉडल है सब बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आय का चक्रीय प्रवाह होता क्या है। तो अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि देखिए आय का चक्रीय प्रवाह, पहले इसका मतलब समझिए। आय के चक्रीय प्रवाह का मतलब होता क्या है। आय का चक्र मतलब कि एक ऐसा चक्र जो घूमता रहता है, ठीक है, घूमता रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। मान लीजिए आज मेरे पास पैसा आया तो मैंने कहीं और खत्म कर दिया, मतलब कहीं खर्च कर दिया, या फिर मेरे पास पैसा आ रहा है खर्च हो गया, या फिर मुझे पैसा प्राप्त हो रहा है, तो ये सब उल्टा सीधा घूमता रहता है। तो इसलिए आय का चक्र प्रवाह मतलब वो एक जगह रुकता नहीं है, वो चक्र की तरह घूमता रहता है। तो इसमें मान लीजिए उत्पादन, साधन और भुगतान। पहले इसे समझ लीजिए क्या है उत्पादन। क्या होता है, जब किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो क्या फर्म करती है और परिवार करते हैं। परिवार ही फर्म को चलाते हैं या फिर फर्म में ही परिवार होते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो इन्हें अलग अलग मत समझना। फर्म मान लो क्योंकि परिवार फर्म में काम करते हैं तो फर्म चलती है, ठीक है। तो अब फर्म चलाने के लिए साधन की आवश्यकता होती है। साधन कैसे, जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, उद्यमी, जिससे हमारे फर्म से उत्पादन हो, किसी चीज का उत्पादन होगा। कि कौन काम करेगा उसमें, भूमि, श्रम, पूंजी, ये सब काम करेंगे तभी तो जाके हमारा किसी चीज का उत्पादन होगा। अब देखिए भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी ये सब कर रहे हैं काम, है ना। तो अब इन सभी चीज का हमें भुगतान भी करना पड़ता है। अब ये कोई चीज फ्री में नहीं आ रही है, सबका भुगतान करना पड़ता है। भुगतान कैसे, भूमि के लिए हमें किराया देना पड़ेगा, पूंजी को ब्याज देना पड़ेगा, श्रम को मजदूरी, अगर कोई श्रमिक हमारे यहाँ काम कर रहा है तो उसे मजदूरी देनी पड़ेगी, ठीक है। और उद्यमी है तो उसे लाभांश देना पड़ेगा या लाभ देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसा चक्र
चलता रहता है। पहले तो अब समझिए आय का चक्र में जो है, जैसे कि ये उत्पादन है, पहले दिख रहा है, ठीक है, उत्पादन है। अब देखिए उत्पादन, अब हमने किसी भी चीज का उत्पादन करा। अब उत्पादन करता कौन है, पहले तो समझ लीजिए, उत्पादक करता है। उत्पादक किसी चीज का उत्पादन करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, जब उत्पादन हो जाता है तो उसे बेच देता है। बेचने के बाद उसे क्या होता है, उसे आय प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, आय। जब उत्पादन करके कोई सामान वस्तु बेचेगा तो उसे आय ही तो प्राप्त होगी, ठीक है, आय प्राप्त हुई। अब पहले तो ये बात समझ लीजिए, इसमें जो होता है बचत जो होती है वो शून्य होती है, इसमें कुछ बचता नहीं है। जैसे आय रुकती नहीं है तो इसमें बचत शून्य है। तो जितना उत्पादन करा जाएगा उतना ही वो बेच के उसकी आय प्राप्त हो जाएगी। अब जितनी आय प्राप्त हुई, ठीक है, अब जितनी बेच के हमें आय प्राप्त हुई, उस आय से हम व्यय कर देंगे। अब समझिए व्यय कैसे करा हमने, तो व्यय ऐसे करा, जब जितना उत्पादन करा फिर उससे आय प्राप्त हुई। अब आय से जितनी आय हमें प्राप्त हुई, उसका जितना भी व्यय है हमने उत्पादन के लिए कर दिया। उत्पादन के लिए हमने व्यय कर दिया। व्यय करने मतलब खर्चा करने के बाद हमें दोबारा उत्पादन प्राप्त हुआ। अब जो उत्पादन हुआ उसे फिर से बेच दिया, आय प्राप्त हुई, फिर से व्यय कर दिया, व्यय से उत्पादन हुआ। तो इसी को ही आय का चक्र प्रवाह कहते हैं। अब देखिए उत्पादन, जैसे कि अभी मैंने समझा उत्पादक क्या होता है, थोड़ा इधर लिख दूं। जैसे कि मान लीजिए उत्पादक है, अब उत्पादक क्या करेगा, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करेगा। वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करेगा, उत्पादन करेगा, ठीक है, उत्पादन करेगा। अब क्या करेगा, उत्पादन करके उसे बेचेगा ही तो, ठीक है, बेचेगा, ठीक है। बेचने से उसे क्या आय मान लीजिए, हाँ, अब आय प्राप्त हुई और आय से वो भुगतान कर देगा। अब इन्हें भी तो देना पड़ेगा, किराया, ब्याज, मजदूरी, लाभांश, इन्हें भी देना पड़ता है। साधनों को हमें उनका भुगतान करना पड़ता है, तो इनका भी भुगतान करना पड़ता है। तो ये ऐसे चक्र आय का चलता रहता है, रुकता नहीं है। सिंपल भाषा में आप इतना ही समझ लीजिए कि कोई उत्पादक जो है उत्पादन कर रहा है, फिर उससे बेच के आय प्राप्त कर रहा है, आय से फिर वो खर्चा कर रहा है दोबारा उत्पादन के लिए। तो उत्पादन जब दोबारा हो जाएगा फिर आय प्राप्त होगी। ये शून्य बचत होती है इसमें, और ये ऐसे ही चलता रहता है। अब चलते हैं दूसरे पे। तो बच्चों अब आते हैं इसके प्रकार पे, ठीक है। आय के चक्र प्रवाह के प्रकार कितने हैं, दो हैं। एक है वास्तविक प्रवाह और एक है मौद्रिक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह में वस्तु और सेवाएं दी जाती है। मौद्रिक प्रवाह में आय, मुद्रा का प्रवाह होता है। इसमें मुद्रा का फ्लो है, इसमें वस्तु एवं सेवाओं का फ्लो है, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं वास्तविक प्रवाह मतलब रियल फ्लो, ठीक है। ये कैसा फ्लो है, रियल फ्लो है। तो इसमें क्या होता है, परिवार से फर्मों को साधन सेवाएं जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी प्राप्त होती हैं, एवं फर्मों से परिवार को वस्तुओं एवं सेवाएं, ठीक है। फर्म परिवार जो होता है, परिवार, और दूसरा क्या है, दूसरी है हमारी फर्म या उत्पादन। तो इसका डायग्राम अच्छे से समझा देंगे, अभी ऐसे ही समझ लो। जैसे कि परिवार जो होता है वो भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी के रूप में उत्पादन या फर्म के अंदर काम करता है। और ये जो होते हैं, ये फर्म या उत्पादन परिवार को वस्तु एवं सेवाएं प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही है। देखिए बच्चों, तो इसमें ये जो डायग्राम है वास्तविक प्रवाह वाला, वास्तविक प्रवाह जिसे रियल फ्लो बोलते हैं इंग्लिश में, रियल फ्लो, यहाँ लिख दूं रियल फ्लो, ठीक है, रियल फ्लो बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, परिवार जो होता है, परिवार समझ गए होंगे, परिवार जो होता है वो फर्म या उत्पादक, जैसे कि परिवार जो होता है फर्म या उत्पादक को किस रूप में, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी के रूप में फर्म या उत्पादक में कार्य करता है, ठीक है, कार्य करता है। तो इससे उत्पादक होता है, उत्पादक होता है, ठीक है। अब जो उत्पादन जिस वस्तु का होता है, वस्तु एवं सेवाएं ये फैमिली को प्रोवाइड करा देता है। तो इसी टाइप से चलता रहता है, इसलिए इसे वास्तविक प्रवाह बोलते हैं। इसमें आय का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वास्तविक प्रवाह होता है। इसमें भूमि, श्रम, पूंजी परिवार ने फर्म को दी, तो फर्म ने वस्तु और सेवाएं परिवार को दी।
वीएल फ्लो में बस इतना ही है, क्योंकि इसमें परिवार भूमि श्रम पूंजी के रूप में फर्म में उत्पादक करता है या फिर किसी चीज का उत्पादन होता है, फिर उत्पादन जिस चीज का वस्तु एवं सेवा जो होती है वो परिवार को ये प्रोवाइड कर देती है। तो ये ऐसे ही घूमता रहता है, इसलिए इसे वास्तविक प्रवाह बोलते हैं। अब चलते हैं मौद्रिक प्रवाह, पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। तो चक्रीय प्रवाह के प्रकार, इधर प्रकार लिखा था, वो गलती से प्रवाह लिख रखा था, तो इसमें प्रकार लिख लेना, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है मेरा मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह मतलब आय का प्रवाह, जिसमें मनी फ्लो होता है, ठीक है। मतलब कि इसमें वस्तु एवं सेवाओं के बदले ब्याज वेतन वगैरह दिया जाता है परिवार को, और परिवार से भुगतान के रूप में उसे आय प्राप्त होती है। अब देखिए इसमें लिखा क्या है, फर्म से परिवार को साधन सेवाओं के बदले ब्याज, किराया और वेतन दिया जाता है, और परिवार से फर्मों की वस्तुओं और सेवाओं के बदले मौद्रिक भुगतान, मतलब मुद्रा के रूप में, मतलब कि पैसे के रूप में जो चक्र चलता है उसे मौद्रिक प्रवाह कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है परिवार और फर्म। पहले तो इतना समझ ही लेना कि इसमें परिवार और फर्म है, तो पहले हम यहाँ लिख देंगे परिवार, और दूसरे पे लिख देंगे फर्म या उत्पादक, ठीक है, ऐसे लिख लेना, ये लिख लिया आप पहले से, ठीक है। एक परिवार हो गया और दूसरा फर्म या उत्पादक। अब देखिए परिवार फर्म को क्या रूप में मतलब किस रूप में कार्य कर रही है। परिवार फर्म में परिवार को क्या प्राप्त हो रहा है, इससे ब्याज प्राप्त हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है, किराया, वेतन, या मान सकते वेतन हो गया। अब देखिए पहले वाले में क्या था, पहले वाले में वास्तविक प्रवाह था, जिसमें भूमि पूंजी श्रम और उद्यमी कार्य कर रहे थे। अब देखिए भूमि पूंजी श्रम के बदले वह उसे पैसे के रूप में ब्याज दे देगा, लाभ दे देगा, किराया दे देगा और वेतन मिलेगा, ठीक है। किसे, ये इसे, मतलब कि ये फर्म इसे ये दे रही है, क्या ब्याज दे रही है, पैसे के रूप में लाभ दे रही है, किराया दे रही है, वेतन दे रही है परिवार को, ठीक है। परिवार फर्म को क्या दे रहा है, परिवार फर्म को दे रहा है मौद्रिक भुगतान। मौद्रिक भुगतान का मतलब है, मौद्रिक भुगतान देखिए अब क्या हुआ, परिवार ने जो इनके लिए कार्य करा उसके बदले उन्हें पैसे के रूप में ब्याज, लाभ, किराया, वेतन प्राप्त हो रहा है। अब इनका व्यय हो रहा है, इनका आय हो रही है। अब पैसे किस पे, परिवार वालों पे। परिवार वालों से अब फर्म पे पैसा कैसे जाएगा, वो ऐसे जाएगा जब उसका उत्पादन होगा वस्तु का, तो जब ये वस्तु एवं सेवाएं खरीदेंगे तो खरीदेंगे किससे, मुद्रा के रूप में। मुद्रा से आय इनकी इसके पास चली जाएगी, फर्म के पास। फिर फर्म क्या करेगा, फिर परिवार को पैसे देगा, किसके रूप में, ब्याज, लाभ और किराए के रूप में। फिर परिवार वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग करेगी तो मौद्रिक भुगतान करेगी। तो इस रूप से ये आय का प्रवाह चलता रहता है, मौद्रिक प्रवाह चलता रहता है। अब चलते हैं दूसरे पे। तो द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह, ठीक है। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह, इसमें क्या होता है, आय के चक्रीय प्रवाह के इस मॉडल में अर्थव्यवस्था में केवल दो ही क्षेत्र, परिवार क्षेत्र होता है और एक उत्पादन क्षेत्र होता है। आपने वो पढ़ा होगा वास्तविक और मौद्रिक, ठीक है। बस यही है, कुछ डायग्राम में है नहीं, बस दोनों को एक साथ जोड़ के बना देना है, तो वही द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कहलाएगा, ठीक है। पहला है मुद्रा विनिमय प्रचलित प्रणाली, मतलब मुद्रा विनिमय प्रणाली प्रचलित है, ठीक है। बचत शून्य है, पहली बता दी, जितना आय होगा उतना ही खर्चा कर दिया जाएगा जितना आएगा, ठीक है। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ठीक है। चौथे पे स्टॉक में परिवर्तन शून्य होता है, मतलब जितनी बिक्री होती है उतना ही उत्पादन किया जाता है, इसलिए स्टॉक बचा के कोई रखता ही नहीं है। सामान मतलब वस्तु एवं सेवा का स्टॉक नहीं रखा जाता, मतलब मान लीजिए जितना ये मारकर बिक रहा है उतना ही बनाया जाएगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं बनाया जाएगा, इसलिए इसे बचा के और कहीं रख नहीं सकते, तो इसलिए से स्टॉक में परिवर्तन शून्य है, अर्थात फर्म बिक्री के बराबर ही उत्पादन करती है, ठीक है। अब इसके डायग्राम पे चलते हैं जो बहुत ही आसान तरीके से है। देखिए बच्चों, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्र प्रवाह, अब इसका हम जो बताने वाले हैं वो है डायग्राम, या फिर कह सकते हैं कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। तो पहले ही बताया था परिवार क्षेत्र होता है और एक उत्पादक या फर्म मान लीजिए, ठीक है। दो क्षेत्र होते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह दोनों को ही बताना है। तो वास्तविक प्रवाह में पहले हमने क्या बताया था कि परिवार फर्म को भूमि, श्रम, पूंजी ऐसी सेवाएं देता है, ठीक है। तो लिख दीजिएगा भूमि, श्रम, पूंजी या उद्यमी,
ठीक है, ये कौन दे रहा है? परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को दे रहा है। तो उत्पादक क्षेत्र क्या दे रहा है? जो वह उत्पादन कर रहा है वस्तु एवं सेवाओं को, वह परिवार क्षेत्र को दे रहा है। वस्तुएं एवं सेवाएं, ठीक है, ये दे रहा है उत्पादक, मतलब फर्म दे रही है परिवार को, ठीक है, परिवार को दे रही है। फिर परिवार क्या दे रहा है उत्पादक को? क्या बताया था फिर? भुगतान। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि पहले इसमें क्या दे रही है, ठीक है, इसमें दे रहा है उत्पादक फर्म को क्या दे रहा है? जब मुद्रा के रूप में बताया था, क्या बताया था? उसमें दे रहा है ब्याज, लाभ, लगान या मजदूरी, ये आय के रूप में दे रहा है, ठीक है, आय के रूप में दे रहा है। किसको? उत्पादक दे रहा है परिवार को, ठीक है। अब इसे क्या हुआ? अब पैसा परिवार वालों के पास है। अब परिवार वालों से उत्पादक के पास कैसे जाएगा? उत्पादक के पास जो वह वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहा है उसे बेचेगा, तो ये अपने बेचने के लिए उपभोग करेंगे। उस वस्तु का उपभोग करने के लिए इन्हें जो है ना मुद्रा के रूप में भुगतान करना पड़ेगा, इसलिए मुद्रा इनके पास चल जाएगी। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिख देना अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग, ठीक है, या फिर ऐसे करके उपभोग लिख देना, उपभोग व्यय, क्योंकि आ रहा नहीं है ना, उपभोग व्यय, ठीक है। ये सिर्फ इतना ही, इसमें वास्तविक और मुद्रा वाला दोनों को जोड़ के बना देंगे। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्र प्रवाह का मॉडल इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट जो आता है वो आता है त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह। तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्र प्रवाह, तो अब इसमें तीन जने सम्मिलित होंगे, मतलब तीन क्षेत्र सम्मिलित होंगे। तो आय के चक्र प्रवाह के इस मॉडल में अर्थव्यवस्था में केवल तीन क्षेत्र हैं, पहला परिवार वाला, दूसरा उत्पादक, जो हम करवा चुके हैं। अब जो थर्ड आया वो आया नया सरकारी क्षेत्र। इसमें सरकारी क्षेत्र भी होता है। पहले सरकारी क्षेत्र के कार्य पढ़ लीजिए। सरकारी क्षेत्र क्या? सरकार अपने विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करती है। आय कैसे? जैसे इनकम टैक्स या अदर टैक्स, जैसे कि आयकर जो आजकल लग रहा है, या जीएसटी वगैरह, ऐसे बहुत सारे कर हैं जिससे वो आय प्राप्त कर रही है, ठीक है। अब जो ऐसे व्यय किन किन पर करती है? व्यय करती है जैसे कि वेतन, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब होती है ज्यादातर, तो वो सरकार के द्वारा ही उन्हें पैसे वैसे दिए जाते हैं। तो और भत्ते, हस्तांतरण, भुगतान भी करते हैं। वृद्धावस्था पेंशन जो होते हैं बूढ़े लोगों की, वो भी सरकार द्वारा ही दी जाती है। बेरोजगारी में जैसे कोई दिया हो पैसा, तो उस चक्कर में भी व्यय करती है। और वस्तुओं पर व्यय भी करती है, जैसे कि राशन वगैरह, चावल वगैरह, ये सब सारी फ्री की जो योजना सरकार के द्वारा करते हैं, तो इसमें वस्तुओं पर व्यय होता है, तो यही सरकारी व्यय कहलाते हैं, ठीक है। और सरकारी आय इनकम टैक्स और अदर टैक्स, जिसमें बहुत सारे कर सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही है। अब इसके पहले हम वो समझा देते हैं कि सरकार का क्षेत्र इसमें कैसे, और इसका डायग्राम कैसे बनाया जाएगा, या फिर इसका मॉडल कैसे तैयार किया जाएगा। तो त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्र प्रवाह, इसका जो मॉडल समझेंगे उसे जरा ध्यान से समझना, क्योंकि अगर इसको ढंग से समझ लिया तो फिर नेक्स्ट वाला चार क्षेत्रीय वाला जो है उसे भी बिल्कुल ही आसानी से आप समझ जाएंगे। इसमें सबसे पहले मेन रोल किनका होता है? उत्पादक और परिवार का। उत्पादक में फर्म भी डाल देना, या फिर उत्पादक भी डाल देना, और परिवार, ठीक है, इनका मेन रोल होता है। अब देखिए हमने वास्तविक और रियल फ्लो और मनी फ्लो आपको बता दिया है कैसे। अब रियल फ्लो और मनी फ्लो को जोड़कर द्विक्षेत्रीय बन गया, ठीक है। द्विक्षेत्रीय में जितना बना उतना त्रिक्षेत्रीय में भी बनेगा, ठीक है। त्रिक्षेत्रीय में बनेगा तो कैसे बनेगा, दोबारा समझा देते हैं। देखिए परिवार ने पहले क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा बनेगा इसलिए हम इसे नीचे नीचे बनाएंगे। परिवार ने उत्पादक मतलब फर्म को क्या दिया? भूमि श्रम पूंजी, भूमि दिख रहा, भूमि श्रम पूंजी, ठीक है। ये मान लीजिए द्विक्षेत्रीय मॉडल जो है पूरा पूरा नीचे नीचे बना देना, ठीक है। भूमि श्रम पूंजी किसने दी? परिवार ने उत्पादक को दी। उत्पादक ने क्या करा? परिवार को क्या दिया? वस्तु एवं सेवाएं प्रदान करी जो बनाई थी,
ठीक है, वस्तुएं एवं सेवाएं, या वस्तु एवं सेवा लिख दीजिए। ठीक है, कौन सी? अंतिम वाली, क्योंकि ये लिखना जरूरी है। अंतिम जो प्रोडक्ट हमारा बनके तैयार हुआ, अंतिम वस्तुएं सेवाएं परिवार को दी। फिर हम मुद्रा प्रवाह में क्या हुआ था? परिवार ने क्या दिया? उपभोग व्यय दिया था। ठीक है, उपभोग क्या दिया था? अंतिम वस्तुएं सेवाओं का उपभोग व्यय दिया था। अंतिम वस्तु सेवा, हम यहाँ डाल देंगे उपभोग व्यय। आप साफ साफ बनाना, मेरे थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है। ठीक है, उपभोग व्यय दिया था। ठीक है, फिर क्या हुआ था? फिर उत्पादक ने परिवार को, उत्पादक ने परिवार को क्या दिया? उत्पादक ने परिवार को मजदूरी, लगान, ब्याज इस रूप में पैसे दिए। मजदूरी, लगान, ब्याज। अब ये पूरा द्विक्षेत्रीय मॉडल इतना बन गया। ठीक है, द्विक्षेत्रीय मॉडल बन गया। अब इसमें मेन रोल जिसका आता है वो आता है सरकारी क्षेत्र। तो इसे रफ कर देंगे क्योंकि स्पेस हमारा थोड़ा कम पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए जो थर्ड आया था वो आया था सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र यहां लिख देंगे, सरकारी क्षेत्र। अब हम इसे बंद कर देंगे। ठीक है, सरकारी क्षेत्र, इसमें एक मेन रोल भी है, वो है मुद्रा बाजार का। मुद्रा बाजार, मनी मार्केट, मुद्रा बाजार। अब देखिए मुद्रा बाजार में क्या है, जैसे कि उत्पादक जो होता है मुद्रा बाजार से बचत भी करता है। उसमें उत्पादक मुद्रा बाजार में बचत करता है, और मुद्रा बाजार से उत्पादक क्या करता है? कभी कभी उधार भी ले लेता है। तो ये उधार की भी लिखा जाएगा, उधार। तो ऐसा ही सिस्टम इसमें भी है परिवार में। परिवार भी क्या करता है? मुद्रा बाजार बैंकिंग प्रणाली में बचत भी करता है, बचत करता है, और चाहे तो लोन के रूप में उधार भी ले लेता है। तो उधार लिख देंगे। ठीक है, उधार लिख दिया। अब सरकारी क्षेत्र का क्या है? ये भी इसमें यही काम करता है। गवर्नमेंट जो होती है बैंक से क्या कर लेती है? कभी कभी इसमें मतलब बचत भी करती है, पहले तो बचत, और इसमें बचत करती है और इससे उधार ले लेती है कभी कभी। ठीक है, तो उधार भी ले लेती है। अब देखिए सरकारी क्षेत्र में उत्पादक का क्या कार्य है? देखिए कोई फर्म है, कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो प्रोडक्ट बनने पर उस पर कोई कुछ टैक्स लगता है जिसे जीएसटी बोलते हैं, जिसे कर टैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या करती है? उत्पादक सरकार को कर टैक्स देती है। क्या देती है? कर या फिर टैक्स देती है। ठीक है, सरकार को देती है। सरकार से उसे क्या मिलता है? अंतिम वस्तु एवं सेवाओं पर व्यय। अंतिम वस्तु एवं सेवाओं पर व्यय किससे मिलता है? सरकारी क्षेत्र से मिलता है। किसको? उत्पादक को। पर व्यय। ठीक है, अंतिम वस्तु सेवा पर व्यय। ठीक है, अब ये इसने दे दिया। पर सरकार जो होती है ना, वो उत्पादक को एक चीज और देती है, वो है अनुदान पर ब्याज। ठीक है, एक और चीज देती है, वो है अनुदान पर ब्याज। अनुदान पर ब्याज, अनुदान पर ब्याज भी सरकार देती है। अब देखिए इसका पूरा यहाँ तक खत्म, उत्पादक का मामला खत्म। अब सरकारी क्षेत्र में परिवार का क्या काम होता है? देखिए आपको इतना तो पता होगा, जब कोई वस्तु फर्म में बनती है तो उस पर भी टैक्स लग के आता है, और जो परिवार वाले उसे खरीदते हैं तो भी वो टैक्स देते हैं, या फिर उनका जैसे कि इनकम टैक्स, जीएसटी या फिर इनकम टैक्स वगैरह जो होते हैं, ये सारे परिवार उत्पादक सबके लिए एक बराबर ही होते हैं। तो इसमें भी परिवार क्या करती है? सरकार को टैक्स देती है, टैक्स देती है। ठीक है, टैक्स के बाद उसे या फिर कर देती है, हिंदी में भी लिख दूं, कर देती है। ठीक है, सरकारी क्षेत्र फिर उसे क्या देती है? सरकारी क्षेत्र हस्तांतरण भुगतान पर व्यय देती है। हस्तांतरण भुगतान, क्योंकि वो भुगतान करती है। हस्तांतरण भुगतान पर व्यय। ठीक है, हस्तांतरण भुगतान पर व्यय। अब सरकार जो होती है ना, हस्तांतरण भुगतान पर व्यय मतलब कि पेंशन वगैरह या फिर ऐसी चीजें इसमें सम्मिलित की जाती हैं।
तो ये बस इतना ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए द्विक्षेत्रीय मॉडल बना दिया आपने। द्विक्षेत्रीय मॉडल के बाद सरकारी क्षेत्र आ गया। सरकारी क्षेत्र में इससे पहले हम मुद्रा बाजार बता देंगे। मुद्रा बाजार जो बैंकिंग प्रणाली है, इसमें बचत भी करते हैं, उधार भी है। ये तीनों में बना देना। तीनों में बना देने के बाद क्या होगा, उत्पादक और सरकारी क्षेत्र का संबंध बता दीजिएगा। और उत्पादक ये हो गया, इतना हो जाए। उसके बाद फिर परिवार और सरकारी क्षेत्र का संबंध बता देना। सिर्फ इतना सा है ये, इसमें और कुछ नहीं करना। ठीक है, समझ आ रहा है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। तो बच्चों, चतुर्क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्र प्रवाह, त्रिक्षेत्रीय वाला जो समझा था वो समझ अगर आ गया हो तो आप समझ लीजिए, चतुर्क्षेत्रीय आप बिल्कुल समझ गए, यही मान लीजिए, क्योंकि बहुत ही इजी है। पूरा वही डायग्राम है, बस एक अलग चीज जुड़ जाएगी, वो है विदेशी क्षेत्र। तो आय के चक्र प्रवाह के इस मॉडल में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र 4 क्षेत्र हैं, जैसे परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र। विदेशी क्षेत्र व्यापार, जैसे कि आयात, कोई वस्तु का हम आयात कर रहे हैं या फिर हम किसी वस्तु का निर्यात कर रहे हैं, तो इसमें आय किसका आय का चक्र प्रवाह है, तो किसमें आयात क्या होगा, आय आ रही है, या हम वस्तु का निर्यात मतलब व्यय कर रहे हैं या भुगतान कर रहे हैं। ठीक है, जुड़ने के कारण इसे खुली अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। किसको, ये वाली चतुर्क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्र प्रवाह, इस वजह से इसे खुली अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यापार का आयात और निर्यात विदेशी क्षेत्रों द्वारा हो जाता है। तो इसमें सिंपल है, थर्ड वाला जो बताया त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, उतना बनाने के बाद आपको क्या करना है अभी बताते हैं। तो बच्चों, इसमें त्रिक्षेत्रीय मॉडल मतलब चतुर्क्षेत्रीय मॉडल हम बना रहे हैं, तो इसमें त्रिक्षेत्रीय मॉडल जो है हमारा, पहले वो पूरा बन जाएगा। उसके बाद पहले तो हम बताएंगे, पहले तो इतना बनाना अगर आपको आ गया हो तो ठीक है, पहले नहीं आया हो तो दोबारा सीखिए त्रिक्षेत्रीय मॉडल, क्योंकि ये नहीं आया तो फिर चतुर्क्षेत्रीय मॉडल भी आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो चतुर्क्षेत्रीय मॉडल में पहले त्रिक्षेत्रीय मॉडल बनाने के बाद पहले हम बताएंगे परिवार से विदेशी क्षेत्र का कैसे बनेगा। तो परिवार से विदेशी क्षेत्र में क्या, श्रम का निर्यात हो रहा है। श्रम का निर्यात का मतलब होता है कि हमारे देश से दूसरे देश में कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, विदेशी क्षेत्र है। फिर क्या होता है, विदेशी क्षेत्र परिवार को, ठीक है, थोड़ा साफ साफ बना देना, परिवार को क्या दे रहा है, परिवार को दे रहा है श्रम का भुगतान। जो ये काम कर रहे हैं, श्रमिक कार्य कर रहे हैं, उसका भुगतान कहाँ पे आता है, अपने देश के अंदर ही आता है। ठीक है, तो वो परिवार को प्राप्त होता है, तो इसे क्या बोलेंगे, श्रम का भुगतान। श्रम का भुगतान जिसे हम NRI बोलते हैं, NRI को। ठीक है, अब देखिए इसमें परिवार और विदेशी क्षेत्र का संबंध हो गया। अब क्या हो जाएगा, उत्पादक जो फर्म होती है, फर्म और विदेशी क्षेत्र का क्या संबंध होता है। अब पहले देखिए, विदेशी क्षेत्र, उत्पादक जो होता है विदेशी क्षेत्र को भुगतान देता है। भुगतान मतलब जो उसने वस्तु खरीदी है उसका भुगतान। ठीक है, भुगतान किसका, भुगतान दिया आयात का, जो हमारे देश में आया। ऐसे ही विदेशों वाले जो होते हैं, पहले तो भुगतान दिया आयात का, और क्या, जैसे कि हमारे देश से कोई वस्तु विदेशी क्षेत्र में गई है तो उससे जो हमें आय प्राप्त हो रही है, तो निर्यात किया, ये भी हम नहीं करा है। ठीक है, तो इसलिए एरो उस तरफ बनेगा, निर्यात किया, बदले में क्या प्राप्त हुआ, हमें बदले में आय प्राप्त हुई। ठीक है, तो इतना लिख देना। अब देखिए, उत्पादक का विदेशी क्षेत्र से भी हो गया, परिवार का विदेशी क्षेत्र से हो गया। अब सरकारी क्षेत्र विदेशी क्षेत्र से कैसे होता है समझिए। सरकार जो होती है वो विदेशी क्षेत्र को क्या देती है, वो देती है वस्तु की खरीद पर व्यय, अनुदान या दान या ऋण। ठीक है, ये सब विदेशी क्षेत्रों को दिया जाता है, किससे, सरकारी द्वारा। वस्तु की खरीद पर ब्याज, वस्तु की खरीद पर ब्याज, ऋण, और क्या दिया जाता है, अनुदान और दान दोनों दिया जाता है, अनुदान और दान। ठीक है, ये सब, ठीक है, ये सब सरकारी क्षेत्र विदेशी क्षेत्र को दे दिया। विदेशी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र को भी
यही प्राप्त होता है। जो वस्तुओं की जो खरीद पर ब्याज, अनुदान और ऋण जो होता है, ये सब भी विदेशी क्षेत्र देती है। ठीक है, तो ये जो है चतुर्क्षेत्रीय मॉडल बन चुका है पूरा, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिंपली ऐसे ही है। पहले आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि कैसे बनाना है। पेपर में ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये आने की बहुत ज्यादा ही चांसेस रहते हैं। तो हमारा जो है आज इतना ही है, बाकी कल वीडियो बनाएंगे तो उसमें बता देंगे। थैंक यू। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा।